नमस्कार। अभी तक हम लोगों ने जो जाना वो ये जाना कि कुंडली के किस भाव से हम क्या जान सकते हैं। हम लोगों ने ये इस पर गौर किया कि कुंडली का कौन सा भाव हमारे जीवन के किस अ, पहलू में, किस पक्ष को वह उजागर करता है। और कल तक जो हमारी चर्चा थी वो पंचम भाव से छठे भाव तक हमारी चर्चा चली थी। आज हम लोग सप्तम भाव से आगे की चर्चा करेंगे। सप्तम भाव हमारा जो है, जो जो लग्न के जस्ट अपोजिट है, जो हमारा लग्न है उसके जस्ट सामने पड़ता है। ये 180 डिग्री पर, 180 डिग्री पर। ये देखिए, ये सप्तम भाव है और ये आप हैं, यानी जो आप हैं जस्ट आपके सामने आपका जीवन साथी है। सप्तम भाव आपके जीवन साथी से जुड़ा हुआ है। सप्तम भाव, अगर आप पुरुष हैं तो आपके जीवन साथी निश्चय ही महिला होंगे। आप अगर महिला हैं तो आपकी जो जीवन संगिनी या जो जीवन साथी होगा वो पुरुष होगा। तो हम ये जान सकते हैं कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा, देखने में कैसा होगा, उसकी फिनेंशियल कंडीशन कैसी होगी, वो किस कुल से होगा, वो किस मनोवृत्ति का होगा। तो सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप गृहस्थ जीवन की बात करते हैं तो गृहस्थ जीवन में जीवन साथी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जो सप्तम भाव है वो व्यापार का भी भाव है। जैसे आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं जीवन में, तो उस बिजनेस के किस ऊंचाई तक आप जा पाएंगे। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो वो पार्टनरशिप कितना सफल रहेगा, ये भी सप्तम भाव बतलाता है। सप्तम भाव को मारक स्थान भी कहा गया है। मारक स्थान इसलिए क्योंकि आपको मालूम ही है कि हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं और 16 संस्कार में जो 15वां संस्कार है वो हमारा है विवाह। और विवाह के बाद क्या होता है, विवाह के बाद जो 16वां संस्कार है वो हमारा दाह संस्कार है। तो ये तो एक व्यंग्य के रूप में एक सच्चाई को पेश किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यही है। तो ये एक मारक स्थान भी है। मारक स्थान इसलिए है क्योंकि इसके बाद ही अष्टम स्थान आता है जो कि मृत्यु का भाव है। तो मारक स्थान में हमारे यहाँ तीन चार भावों को मान्यता दी गई है। जैसे कि द्वितीय स्थान द्वितीय डिग्री का मारक स्थान है, फिर सप्तम स्थान है जो मारक स्थान है, अष्टम स्थान मारक स्थान है। 12वां और छठे में भी कष्ट होता है और तीसरे भाव की भी दशा को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, जैसा कि कल मैं बता रहा था। तो सप्तम भाव की जब दशा चलेगी तो एक तो व्यापार, एक पत्नी, आपका ससुराल कैसा होगा। कई लोगों की जिज्ञासाएं होती हैं कि मेरी जो नौकरी लगेगी वो शादी के पहले लगेगी या शादी के बाद लगेगी। मैंने कई ऐसे कुंडलियों को देखा है जिसमें मैंने पाया कि शादी जो है, शादी होते ही व्यक्ति का जो किस्मत है वो खुल गया। अचानक से बहुत सारी सफलताएं उनको मिलने लग गई। तो ये सप्तम भाव का करामात होता है, सप्तम भाव का प्रभाव होता है उसके जीवन पे। कई लोगों के जीवन में सप्तम भाव का प्रभाव ही नहीं होता, वो बोर्न चैंपियन होते हैं। जब भी जन्म लेते हैं उसके बाद से ही उनका सब कुछ शुरू हो जाता है और अच्छा अच्छा करते रहते हैं, और शादी के बाद उनकी स्थिति बड़ी ख़राब हो जाती है। वो इसमें एक छोटा सा चुटकुला भी चलता है कि शादी हुई लड़की की तो उसने कहा कि क्या हुआ, मुंह लटकाए हुए, क्या बात हो गई। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तो लखपति हो गया। तो बड़ी बात, अच्छी बात है, शादी के बाद तुम लखपति हो गए तो खाक अच्छा हुआ, मैं तो पहले करोड़पति था। तो ये सप्तम भाव हो सकता है शादी के बाद आपकी बर्बादी भी शुरू हो जाए। और शादी के बाद कई लोगों को मालूम है कि लेडी लक भी होता है और उसके बाद व्यक्ति इतना तरक्की करता है कि उसका कुछ ठिकाना नहीं है, इसलिए बहुत काफ़ी उसका असर है। अष्टम भाव मृत्यु स्थान है। देखिए, एक तरफ आप इसको खराब स्थान भी कह सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छा भी है। अच्छा कैसे है कि ये आपके मृत्यु को ही नहीं बताता, बल्कि आपके इस चीज़ को भी बताता है कि आप कितना जीवित रहेंगे।
जब जिस दिन मैंने बता दिया कि आप 20 दिसंबर 2043 को आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो मृत्यु भी पता चला और ये जीवन भी पता चला कि कितने दिन तक हम जिएंगे। इसके बाद आकस्मिकता का भी ये भाव है, अष्टम भाव। अष्टम भाव सबसे बड़ी बात यह है अष्टम भाव में कि ये गड़ा हुआ खजाना, गुप्त धन, गुप्त रोग, और अगर शरीर में देखेंगे तो ये गुप्तांग का जगह है। आपका जो ये कमर से नीचे और घुटने से ऊपर का जो भी भाग है वो 8वें भाव से डिनोट होता है। 8वें भाव को देखकर ये पता लगाया जा सकता है सहज जी कि व्यक्ति की इस स्थिति, इस मामले में क्या स्थिति है, उसको गुप्त रोग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो बचा रहेगा कि नहीं, अगर है तो ठीक होगा कि नहीं होगा, इस भाव से विचार किया जा सकता है। इस भाव से पितामह का भी विचार किया जाता है। आपके जो पिताजी के जो पिताजी हैं उनका विचार किया जाता है कि उनकी क्या स्थिति रही होगी। इसके बाद आता है नवम भाव। नवम भाव को धर्म का भाव कहा जाता है। और ये जो धर्म का भाव है, निश्चित तौर से आपका जो भी अस्तित्व है इस धरती पर, वो आपके धर्म के कारण है। आप अगर अच्छी स्थिति में हैं तो आपके धर्म के कारण, और आप अगर खराब स्थिति में जी रहे हैं तो वो भी आपका धर्म ही है। हमारे यहाँ कहावत है, बाढ़े पूत पिता के धर्मा, खेती पूजे अपन कर्मा। तो अगर आपके पास धर्म है तो आपकी उन्नति, आपकी बहुत सारी चीज़ों का द्योतक है। कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि जब वो व्यक्ति, फलाना व्यक्ति धर्म पे चल रहा है तो उसको इतना कष्ट क्यों है? उसको कष्ट इस वजह से है क्योंकि आपको सिर्फ उसका वर्तमान जीवन दिख रहा है, पिछला जीवन नहीं दिख रहा है। तो ये हमारा जीवन जो है कई जन्मों का, कई परिस्थितियों का, कई कारकों का समावेश है इसमें। तो ये निश्चित तौर से नहीं कहा जा सकता। नवम धर्म त्रिकोण भी है, जैसे कि लग्न, पंचम और छठा भाव त्रिकोण माना जाता है, तो ये त्रिकोण का भी एक कोण। इसके बाद आपके पिताजी का भी विचार इसे किया जाता है। इसके बाद आपका सबसे बड़ी बात यह है नवम भाव से कि भाग्य को जाना जा सकता है। जब हम भाग्य, अगर आप जानते हैं कि भाग्य का कितना बड़ा रोल होता है, आप लाख कोशिश करें लेकिन अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता है तो आप असफल रह जाते हैं। नवम भाव आपके भाग्योदय को बताता है, भाग्य कितना रहेगा, कितना साथ देगा आपका। निश्चित तौर से भाग्य कोई अचानक से टपका हुआ चीज़ नहीं है, ये आपके कर्म का ही प्रतिफल है। तो ज्योतिष यही तो बताता है कि आपके ये कर्म खराब हो गए हैं, आप कर्म को ठीक करिए, एक्यूरेट समय पे एक्यूरेट काम करिए और अपना भाग्य को बदलिए। इसके बाद दशम स्थान और नवम स्थान दोनों में मतभेद है कई लोगों में। कई लोग नवम स्थान से पिता का विचार करते हैं, कई लोग दशम स्थान से विचार करते हैं, लेकिन धर्म और पिता बिल्कुल ही एक हमारे भारतीय संस्कृति में, वाङ्मय में उसको एक ही स्थान दिया गया है। इसलिए नवम धर्म से भी विचार कर सकते हैं। और दशम जो है पद का है, व्यवसाय का है। इसलिए कभी भी किसी का व्यवसाय देखना हो, किसी का बिजनेस देखना हो, किसी का काम देखना हो तो सप्तम और दशम दोनों को मिलाकर देखिए। दशम भाव राज्य का भी है, यानी गवर्नमेंट से या फिर जिस शासन व्यवस्था में रहते हैं उससे आपको कितनी सहूलियत मिलेगी, आपका प्रभाव कैसा होगा। आप जब समाज में उठते हैं, बैठते हैं तो आपका प्रभाव कितना रहता है। कई लोग प्रभावहीन हो जाते हैं, तो ये प्रभाव भी दिखाता है। इसके बाद अगला भाव है एकादश। एकादश भाव सीधे सीधे प्रॉफिट का है। एकादश भाव ही ऐसा भाव है जिसमें कोई भी ग्रह जाता है वो आपको अच्छा फल ही देता है। ये एक यूनिक है ये भाव, सिर्फ और सिर्फ लाभ और बड़े भाई बहनों का सुख, बड़े भाई बहनों की संख्या, उनकी स्थिति, ये एकादश भाव बताता है। इसके बाद आप आ जाइए द्वादश भाव में। द्वादश भाव सभी चीज़ों का व्यय है, ये लग्न का ही व्यय है। हर कोई भी, जैसे मैं अभी दिखाना चाहूँगा बोर्ड पे, देखिए ये लग्न है और लग्न का द्वादश ये है। तो कोई भी किसी भी भाव का एक द्वादश भाव पक्का होगा। जैसे सुख का द्वादश भाव, सुख 1 है तो ये 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सुख का क्या है? पराक्रम है। अगर सुख के चक्कर में पड़ेंगे तो
तो सुख क्या है, सुख अगर खूब पराक्रम करेंगे तो सुख नहीं मिलेगा, तो उसका व्यय करता है। ये हर 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 स्थान अपने व्यय से व्यय होता है। तो लग्न खत्म किससे होगा, इससे होगा। तो इसीलिए ये लाभ यहाँ से होता है, तो यहाँ से खर्च। इसके बाद जेल की भी ये जेल यात्रा होगी कि नहीं, विदेश सेटलमेंट आपका होगा कि नहीं, हवाई यात्रा करेंगे कि नहीं करेंगे, अपने पति और पत्नी के अलावा भी आपका कहीं संबंध होगा या नहीं होगा, इसके बाद हॉस्पिटल पे क्या खर्चे होंगे आपके। और सबसे बड़ी बात अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये है कि आपको मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये स्थान इस चीज़ को बताता है। इस स्थान को बड़ा बुरा स्थान कहा जाता है। त्रिक भाव 12, 8 और 6 इनको कहा जाता है त्रिक भाव। त्रिक भाव में जब कोई ग्रह बैठ जाते हैं तो खराब फल देते हैं। यहाँ पे केतु अच्छा फल देते हैं और यहाँ पे शुक्र अच्छा फल देते हैं, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है, यहाँ से मोक्ष के लिए ठीक रहते हैं वो। और ये शुक्र यहाँ पे भोग के कारक हैं, इसलिए भोग में ही भोग बैठेगा तो भोग में वृद्धि करेगा, इसलिए हर तरह के भोग आपको मिले। तो ये हमारा परिचय हो गया भावों का। इसके बाद मेष वृष से लेकर मीन, मेष से लेकर मीन तक की राशियां हैं। अब थोड़ा सा ग्रह का परिचय आपको करा दिया जाए। ये जो 7 ग्रह हैं, ये 7 ग्रह इन सारे राशियों के लॉर्ड हैं, स्वामी हैं, मालिक भी हैं। तो सूर्य और चंद्र को एक एक राशि दी गई है, जो कि सूर्य चंद्रमा के कर्क और सूर्य के सिंह, 4-5। ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनको सिर्फ एक राशि मिली हुई है। बाकी सब मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि को 2-2 राशियां मिली हैं। जैसे मंगल को मेष और वृश्चिक, बुध को कन्या और मिथुन, गुरु को धनु और मीन, शुक्र को वृष और तुला, शनि को मकर और कुंभ, और गुरु को मैंने बता ही दिया नवम और धनु और मीन। शनि का बड़ा आसान है, मकर और कुंभ 10-11 इनका भाव है। तो अगर यहाँ पे 10 लिखा हुआ हो तो समझ जाइए कि व्यक्ति मकर लग्न का है। अगर यहाँ पे 12 लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि लग्न, जो लग्न कुंडली है वो 12 है, और 12 यहाँ पे लिख दिया तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1, सब ऐसे चलेगा। 1, 2, 3, मैंने जो मान लीजिए होटल का कोई कमरा है तो होटल का कमरा नंबर उतना ही रहेगा, और ये 12 लोग हैं, 12 लोग ठहरेंगे यहाँ पे। तो कोई भी बंदा जो रोल नंबर अगर 4 यहाँ रहना शुरू करता तो अगला है कि 5 यहाँ रहेगा, 6 यहाँ रहेगा, 7, 8 ऐसे करके ये चारों तरफ आपके घर ले लेंगे। और सब ऑर्डर में होगा। ऑर्डर के अलावा कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 5 हो जाएगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, नहीं 5 है तो यहाँ 6 होगा, ऐसे ऑर्डर में चलेंगे। इसके बाद ये जो राशि हैं, तो सूर्य राजा, इनका जो परिवार है नवग्रह का, इसमें सूर्य को ग्रहराज कहा जाता है। इसके बाद चंद्रमा को रानी का स्थान मिला है, मंगल को सेनापति का, बुध यहाँ पे राजकुमार हैं, सूर्य के सबसे पसंदीदा ग्रह हैं। गुरु यहाँ पे गुरु की भूमिका में है, वे मंत्री के पद पे हैं, शुक्र भी मंत्री के पद पे हैं, और ये दैत्य गुरु हैं। तो ये जो 3 इधर हैं इनके ये गुरु हैं। शनि को नौकर का, यानी जो सेवक है, परिवार में जो एक सेवक का भूमिका होती है, सेवक, ये सेवक हैं। और राहु और केतु छाया ग्रह हैं, ये अपना स्वतंत्र सत्ता इनका विशेष नहीं है। ये जिनके राशि में बैठते हैं उस अनुसार ये फल देने लगते हैं, या जिन पर दृष्टि होती है उनकी, या जो युति यानी जिसके साथ बैठ जाए। इसके बाद देखिए, सूर्य का रंग लाल है, चंद्रमा का सफ़ेद, मंगल का लाल, बुध का हरा, गुरु का पीला, शुक्र का सफ़ेद, शनि का काला, शुक्र का काला कह लीजिए या फिर गहरा नीला कह लीजिए, राहु का धुआं वाला कलर है, केतु को आप लाल से भी नोट कर सकते हैं। ये हो गया। सूर्य के बारे में, सूर्य भगवान की इतनी महिमा है कि सूर्य अगर आपकी कुंडली में मजबूत हो गए तो सारे दोषों का शमन वो अकेले कर सकते हैं। गुरु सबसे शुभग्रह ग्रह है, इनसे ज़्यादा शुभ कोई ग्रह नहीं है। फिर कल मैं इन सब का आपस में रिलेशन बताऊंगा, दोनों आपस में किनका क्या बनता है क्या नहीं बनता है, कल इसको मैं मिटा दूंगा। और कल का जो ब्लैक बोर्ड होगा वो अलग तरीके का होगा, वो रिलेशन बताएंगे सबका आपस में क्या रिलेशन है। इसके बाद इसके मालिक कौन है वो मैं चार्ट में दिखा दूंगा।
और उसके बाद फिर अगले लेसन में हम इनकी दृष्टियों पर विचार करेंगे। और इस तरह से हम लोग बहुत जल्दी इस चीज़ को सीख जाएंगे, और ये बहुत बेसिक चीज़ है। तो जैसा कि आपने जाना कि विभिन्न भावों का क्या परिणाम है, वो क्या डिनोट करते हैं, क्या उससे आप पता लगा सकते हैं। दूसरा है कि ग्रह के लॉर्ड कौन कौन से, ये मैं कल फिर से बता दूंगा कि किस राशि के कौन से ग्रह मालिक हैं। ग्रहों का थोड़ा स्वरूप बताऊंगा, उनका आपस में रिलेशन बताऊंगा। मैं बिल्कुल विस्तार में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, जो हमारे काम की बात है उतनी ही बात आपको बताई जाएगी जिससे हमारा काम चल जाए। तो सबसे पहले हम लोग चलना फिरना सीख जाए ज्योतिष में। अभी क्रॉलिंग कर रहे हैं, अभी हम लोग इतना मजबूत हो जाए कि चल फिर सकें। उसके बाद स्वरूप और विस्तार में गहनता में गहन से गहनतम चले जाइए, वो आप पर निर्भर करता है। मेरा उद्देश्य है कि आप इतने सक्षम हो जाएं, आप इतने आत्मनिर्भर हो जाएं। देखिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात मोदी जी करते हैं, तो मैं भी आपको ज्योतिष में आत्मनिर्भर बना देना चाहता हूं कि इस बिंदु पर आपको ले जाऊं जहां से आप अपनी यात्रा स्वयं कर सकें। और भी कुछ यात्रा करने की इच्छा होगी तो मैं आपके साथ हूँ ही। और मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। मैं 20 वर्षों से 20 या 21 साल का मेरा अनुभव है। बहुत तरह की कुंडलियाँ देखता हूँ, और बहुत सारे विचार, बहुत सारे नए नए तथ्य, शोध सब आते रहते हैं। हमारे बहुत सारे ज्योतिषी मित्र भी हैं जो मुझे सलाह देते हैं, मेरी सलाह लेते हैं। तो उन सब के बीच में हो सकता है कि आप में से ही कोई फिर मुझे सिखाने को प्रेरित हो जाए। इसलिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। अपना उत्साह बनाए रखिए और मुझसे जुड़े रहिए। अधिकाधिक शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। हालांकि मुझे ये सब बोलना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों शुरू से ही, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी आवश्यकता है। लोग सब्सक्राइब करें और बहुत आसान भाषा में, सहज और सरल ज्योतिष को सब्सक्राइब करें और सरल भाषा में सीखें। तो अंत में फिर जुड़ता हूँ अगले पाठ में, अगली कक्षा में। नमस्कार।